हे फ्रेंड्स, तो आज हम इस चैप्टर के इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 डिस्कस करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 4 केमिकल कंपाउंड्स के नेम्स गिवन हैं और मुझे कहा गया है कि मुझे इन चारों ही कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखकर दिखाने हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के साथ। फ्रेंड्स, इसके ए पार्ट के अंदर मुझे जो फॉर्मूला लिखना है उस कंपाउंड का नाम है सोडियम ऑक्साइड। अब फ्रेंड्स, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे उनके अंदर प्रेजेंट जो भी एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी चीजें हैं उनके ऊपर क्या चार्ज है या फिर उनकी क्या वैलेंसी होगी, ये पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सोडियम ऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट जो सोडियम और ऑक्सीजन है उनके ऊपर क्या चार्जेस होंगे ये कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हमारे सोडियम के बारे में। फ्रेंड्स, जो हमारा सोडियम है उसका सिंबल क्या होता है? राइट, सोडियम का सिंबल होता है Na और जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सोडियम के एटम के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और जब तक हमारा एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन नहीं करता तब तक उसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो आइए दोस्तों, अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यह जानता हूं कि जो हमारा एटम का फर्स्ट शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। उसके बाद जो सेकंड शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, इसलिए मैंने सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अब जरा देखिए मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुका हूं, 2 + 8 यानी कि 10। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? राइट, मेरे पास बचा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये तो बहुत इजीली मेरे थर्ड शेल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इसलिए मैंने इस 1 इलेक्ट्रॉन को मेरे सोडियम एटम के थर्ड शेल के अंदर फिल कर दिया। तो दोस्तों, मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरे सोडियम एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि थर्ड शेल के अंदर सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, हम ये बहुत अच्छे जानते हैं कि हर एटम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करना चाहता है। तो दोस्तों, सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए या तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या फिर 7 और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, क्योंकि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में तो मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा जो सोडियम है ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ही इजी है। दोस्तों, जैसे ही हमारा सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है इसलिए उसके ऊपर 1 पॉजिटिव का चार्ज आ गया। तो दोस्तों, मुझे सोडियम का चार्ज तो पता चल गया। चलिए बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में और उसका चार्ज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऑक्सीजन का एटम है उसका सिंबल क्या होता है? राइट, हमारे ऑक्सीजन का सिंबल होता है कैपिटल O और जो ऑक्सीजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। यानी कि मेरे ऑक्सीजन के एटम के अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं और जब तक उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन नहीं किए तब तक उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो गए। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल पहले की तरह यानी कि सोडियम की ही तरह इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को भी शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? राइट, फर्स्ट शेल में तो मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। अब बाकी कितने बच गए? राइट, बाकी बच गए हमारे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स और जो सेकंड शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, यानी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल के अंदर बहुत इजीली ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरा ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल यानी कि सेकंड शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। यानी कि दोस्तों, मेरा ऑक्सीजन क्या करेगा? या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या फिर इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और जैसे ही हमारा ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता है, और क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसलिए उसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज आ गया। तो दोस्तों, अब मेरे पास मेरे सोडियम और ऑक्सीजन दोनों के ही चार्जेस आ चुके हैं। इसके बाद बस मुझे एक छोटी सी बात ये चेक करनी है कि जो दोनों ही चार्जेस हैं क्या इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है या फिर नहीं, यानी कि ये दोनों चार्जेस किसी नंबर के टेबल पे जाते हैं या फिर नहीं। फ्रेंड्स, जो मेरा 1 और 2 है ये किसी भी एक टेबल के नंबर पे नहीं जाते 1 के अलावा, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दोस्तों, अब क्योंकि मेरे दोनों ही चार्जेस का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो मैंने डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना फॉर्मूला बना सकता हूं। दोस्तों, जैसे ही मैंने इन चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है Na2O1। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो 1 है हमें इसको लिखने की जरूरत ही नहीं होती, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो है Na2O। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर गिवन केमिकल जो कि था सोडियम ऑक्साइड उसका फॉर्मूला तो बना लिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट के अंदर जो केमिकल कंपाउंड मुझे गिवन है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल सोडियम ऑक्साइड की तरह ही इस एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर प्रेजेंट जो एल्यूमिनियम और क्लोरीन है उनके भी चार्जेस कैलकुलेट करते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। फ्रेंड्स, जो हमारा एल्यूमिनियम है उसका सिंबल होता है Al और जो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू 13, यानी कि हमारे एल्यूमिनियम के एटम में 13 प्रोटॉन्स और 13 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जब तक एल्यूमिनियम कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन नहीं करता। तो आइए दोस्तों इन 13 इलेक्ट्रॉन्स को भी शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने फिल कर दिए। तो बाकी कितने बच गए? राइट, बाकी बचे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली हमारे थर्ड शेल के अंदर आ जाएंगे क्योंकि थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। फ्रेंड्स, मैं यहां देख पा रहा हूं कि हमारे एल्यूमिनियम का जो आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि एल्यूमिनियम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या फिर इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना तो काफी डिफिकल्ट होगा, इसलिए एल्यूमिनियम इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और जैसे ही वो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और क्योंकि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया इसलिए उसके ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज आ गया। दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्लोरीन के बारे में। फ्रेंड्स, जो हमारा क्लोरीन है उसका सिंबल होता है Cl और जो एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का दैट इज इक्वल टू 17, यानी क्लोरीन के एटम में 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो आइए इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को भी शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स और जो बाकी बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स वो आ गए मेरे क्लोरीन के थर्ड शेल के अंदर, क्योंकि थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अब फ्रेंड्स, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए क्लोरीन या तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या फिर इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए हमारा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ऐसा करते ही हमारे क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हमारे पास हमारा एल्यूमिनियम और क्लोरीन दोनों के ही चार्जेस आ चुके हैं और मैं यहां देख पा रहा हूं कि इन दोनों ही चार्जेस के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अब मुझे इन दोनों को बस क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है और जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास मेरे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ रहा है Al1Cl3 और हम ये बहुत अच्छे जान चुके हैं कि हमें इस 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं होती, यानी कि मेरे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो आ रहा है वो है AlCl3। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे सी पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, सी पार्ट के अंदर जो केमिकल कंपाउंड मुझे गिवन है वो है सोडियम सल्फाइड, यानी कि इसके अंदर मेरे पास सोडियम और सल्फर प्रेजेंट होंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे सोडियम के बारे में। फ्रेंड्स, सोडियम के बारे में तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी बात की थी, राइट फ्रेंड्स, और उसमें हमने देखा कि जो हमारा सोडियम है उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है क्योंकि सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सल्फर के बारे में और उसका भी चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जो हमारा सल्फर है उसका सिंबल होता है कैपिटल S और जो एटॉमिक नंबर है सल्फर का दैट इज इक्वल टू 16, यानी कि सल्फर के एटम में 16 प्रोटॉन्स और 16 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जब तक हमारा सल्फर इलेक्ट्रॉन्स को लूज या फिर गेन नहीं करता। तो आइए दोस्तों, इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को भी शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट शेल के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के अंदर आए 8 इलेक्ट्रॉन्स और जो बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स वो आ गए थर्ड शेल के अंदर, क्योंकि थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अब फ्रेंड्स, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में मैं देख पा रहा हूं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि हमारा सल्फर अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए हमारा सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और ऐसा करते ही हमारे सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता है। अब फ्रेंड्स, मेरे पास मेरे सोडियम और सल्फर दोनों के ही चार्जेस आ चुके हैं और इन दोनों ही चार्जेस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब अब मुझे इन्हें बस क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है और ऐसा करते ही जो मेरे पास मेरे सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला आ रहा है वो है Na2S। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने थर्ड पार्ट को भी समझ लिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट के अंदर जो मेरा केमिकल कंपाउंड गिवन है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि फ्रेंड्स इसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा और हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा। दोस्तों, जो मेरा मैग्नीशियम है उसका सिंबल होता है Mg और फ्रेंड्स जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? राइट, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि मैग्नीशियम के एटम में 12 प्रोटॉन्स और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो आइए इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट शेल के अंदर आए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में आए 8 इलेक्ट्रॉन्स और जो बाकी बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स वो आ गए मेरे थर्ड शेल के अंदर, यानी कि मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब मैग्नीशियम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा, इसलिए
हमारा मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और ऐसा करते ही हमारे मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में। दोस्तों जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है उसका फॉर्मूला होता है OH नेगेटिव और दोस्तों मैं यहाँ साफ-साफ देख पा रहा हूं कि जो मेरा OH नेगेटिव है उसके ऊपर -1 का चार्ज है, यानी कि मुझे इसके चार्ज को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों के ही चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुके हैं। तो आइए अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख देते हैं। सो फ्रेंड्स जो मेरे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आ रहा है वो है MgOH होल ट्वाइस। दोस्तों ये जो OH है इसके दोनों तरफ ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो OH है ये एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो OH नेगेटिव आयन था ये एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए ये जो 2 है इसके साथ मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा क्योंकि ये 2 ना तो सिर्फ H के साथ है और ना ही सिर्फ O के साथ है। ये O और H जो कंप्लीट हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे हैं उन दोनों के ही साथ ही प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन है इसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगाया गया है और ये जो 2 है इसे ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया और चारों पार्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर लिया, लेकिन इन्हें एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है ये जानने के लिए अब इसका रिटन सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।